वेलकम एवरीबॉडी। जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर मेडिकल डिजीजेस या फिर बॉडी रिलेटेड कोई भी एलिमेंट्स या फिर प्रॉब्लम्स हो, तो उसके चलते किन को जाएं, किन के पास जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं और वो एक्चुअली प्रॉब्लम है भी कि नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कैसे टाइम पे कैसे मेडिसिन लेना है, क्या करना है, ये बहुत सारी चीजें हैं। प्लस एक और प्रॉब्लम के साथ हम लोग जूझ रहे हैं आज के डेट में कि वी ऑल नो कि नॉलेज जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आज नॉलेज का भरमार लगा हुआ है। कोई बोलता है ये खाओ, कोई बोलता है वो मत खाओ, कोई बोलता है ऐसे रहो, कोई बोलता है वैसे रहो। कंफ्यूजन सा है। लेकिन हम ये सब जानते हैं कि चाहे कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिजीज हो, हमेशा एक्सपर्ट से ही राय लेनी चाहिए। और जब मेडिकल ट्रीटमेंट की बात आती है, हेल्थ की बात आती है, तो सिर्फ एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे डॉक्टर्स। तो आज वैसे ही हमारे पास, हमारे साथ, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई के एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर, बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर तो आर नित्यानंदन हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज ए पल्मोनोलॉजिस्ट। सो वेलकम डॉक्टर टू आवर शो। थैंक यू। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि चलिए पल्मोनोलॉजिस्ट जो आप हैं ये क्या है। Pulmonologist basically is a lung specialist. ओके। So फेफड़े mostly. So फेफड़े के डॉक्टर बोलते हैं, कुछ लोग आम लैंग्वेज में छाती वाले डॉक्टर भी बोलते हैं जहाँ में। So वही है, बेसिकली लंग्स के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम डील करते हैं। So स्टार्टिंग फ्रॉम माइनर लंग इश्यूज टिल पेशेंट वेंटिलेटर में चला गया तब यहाँ तक। Okay. वही उसी को मेनली हम पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं। और my specialty is pulmonary and critical care. Okay. So basically, I deal with patients starting from minor respiratory issues till patient अगर ventilator में भी चला गया, ECMO में चला गया, जहाँ तक वो मेरा स्पेशलिटी है। सो आम भाषा में जैसे आपने बोला छाती का डॉक्टर या फिर लंग्स का डॉक्टर, यानी हमारे ब्रीदिंग सिस्टम का। अभी मान लीजिए मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है किसी भी कारण से, चाहे वो डस्ट के कारण हो सकता है, एंजाइटी के कारण हो सकता है, प्रॉब्ली इफ आई एम नॉट रॉन्ग कभी कभी फ्लैटुलेंस या फिर ब्लोटिंग गैस की वजह से भी कभी कभी हमको थोड़ा सा इशू होता है ब्रीदिंग का। सो हमको कैसे पता चलेगा कि आज मेरा जो ब्रीदिंग का थोड़ा सा इशू है ये बढ़ सकता है या फिर ये क्रिटिकल केयर लेना जरूरी है, देन आई शुड गो टू ए डॉक्टर? किस टाइम पे मतलब? बेसिकली व्हाट इज ब्रेथलेसनेस? आप ब्रेथलेसनेस की बात कर रहे हो? यस। सांस लेने में दिक्कत की बात कर रहे हो। बेसिकली हमेशा ये याद रखना है कि कभी भी एक आम इंसान, नॉर्मल पर्सन जो है, उनको अपना ब्रीदिंग का कॉन्शियसनेस में नहीं होता। ओके, जब भी हम हेवी वर्क करते हैं तभी हमारा कॉन्शियसनेस में आता है कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, मुश्किल हो रहा है। तो हमेशा याद रखना कि जो पिछले दिन पहले हमने जो करते थे विदाउट ए कॉन्शियस, अभी जो कर रहे हैं काम उसमें हमें कॉन्शियसनेस आ रहा है ब्रीदिंग पे, मतलब दैट इज वही है, सिंपल सी। सो प्रीवियस डे आपने जो काम किया है वो आज वही काम विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ योर ब्रीथिंग नहीं कर पा रहे, मतलब दैट इज ये सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। कोई भी ब्रेथलेसनेस सीरियस नहीं, ब्रेथलेसनेस में ऐसे कोई माइल्ड मॉडरेट सीवियर नहीं बोलूंगा एटलीस्ट फॉर आम के लिए। कोई भी कुछ भी आपको लग रहा है कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, इट हैज टू बी शोन टू अ डॉक्टर। सो अभी जैसे मान लीजिए मेरे साथ ही ऐसा हुआ था कुछ सालों पहले कि मेरे को बहुत शॉर्टेज ऑफ ब्रेथनेस हो रहा था एंड आई थॉट आई एम गोइंग टू डाई। सीधा मैं हॉस्पिटल में भागा, डॉक्टर्स ने देखा कि चल, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस इट वाज नॉट नथिंग रिलेटेड टू माय कार्डियो और माय पल्मोनरी सिस्टम। तो वो एक था कि मेरा कुछ स्ट्रेस और एंजाइटी इश्यूज और स्लीप डिसऑर्डर्स के कारण वो कुछ एक हो गया था, सॉर्ट ऑफ पैनिक अटैक जैसा। लेकिन तब से ठीक है। लेकिन अभी ऐसे आज आमतौर पे देखा जाता है कि जो एंजाइटी है और स्ट्रेस है, ये आज के डेट में कम ज्यादा बोले तो ऑलमोस्ट सबके जिंदगी में स्ट्रेस और एंजाइटी है। तो क्या स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ पल्मोनरी या फिर हमारा ब्रीदिंग का कनेक्शन है? डेफिनेटली होता है, क्योंकि स्ट्रेस पैनिक अटैक बोलते हैं ना, उसमें हाइपर वेंटिलेशन वन ऑफ द सिम्टम्स। हाइपर वेंटिलेशन यानी कि बहुत तेज और बहुत घेरे घेरे सांस लेना है, वो वन ऑफ द मैनिफेस्टेशंस है पैनिक अटैक में। सो two ways it can confuse. एक, it can mimic a serious respiratory problem. सीरियस प्रॉब्लम को मिमिक कर सकते हैं। साथ में जो बैठे हैं उनके परिवार, उनको लगता है तो सीरियसली ब्रीदिंग इश्यूज हो गया, इन दैट वे कैन कंफ्यूज। और दूसरा, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट ऐसे
हाइपरवेंटिलेट करने से बॉडी से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बहुत निकलता है, या सो बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस भी अफेक्ट होता है। ओके तो पेशेंट तो जानबूझ के अपने पैनिक अटैक की वजह से ही वो बिहेवियर से कर ही रहे हैं, बट अंदर आपको एसिड बेस बैलेंस में फर्क पड़ता है, सो दैट कैन लीड टू रेस्पिरेटरी इश्यूज। अगर पेशेंट को कुछ पहले कोई आस्थमा पेशेंट है तो हाइपरवेंटिलेट करने से एयरवेज में ड्राइनेस डेवलप होता है, मॉइस्चराइजेशन नहीं होता, मॉइस्चर ह्यूमिडिफिकेशन नहीं होता, जिसकी वजह से आपको ब्रोंकोस्पैज्म, एस्थमा अटैक्स वो भी ट्रिगर हो सकते हैं। ये तो एक बीमारी को कंफ्यूज भी कर सकता है, दूसरा उसके वजह से बीमारी को लीड भी कर सकता है। ब्रोंकोस्पैज्म से मतलब जो हमारा ब्रोंकिया या फिर जो है वो नैरो हो जाना, सिकुड़ जाना, हाइपरवेंटिलेशन आपको ड्राइनेस हो जाता है इसमें। तो अभी ऐसे हालत में अगर किसी को ऐसा हो रहा है, जैसे बहुत उसमें देखा जाता है कि जो रात का जो टाइम होता है आफ्टर व्हेन वी गेट टू स्लीप, तो नींद में जैसे बहुतों को इश्यूज होता है, एंजाइटी से भी रिलेटेड होता है शायद, या फिर नहीं, आई एम नॉट श्योर, एक्सेसिव स्नोरिंग होता है। और एक चीज बहुत कॉमन आज के डेट में पाया जाता है कि बहुत लोग फील करते हैं या फिर वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, बट दे डोंट शेयर इट और दे डोंट गो टू द डॉक्टर्स फॉर दैट, लाइक स्लीप एपनिया जो होता है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, मेरे घर में भी मैंने लोगों को देखा है स्लीप एपनिया। तो थोड़ा सा आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट इज स्लीप एपनिया, बिकॉज आई बिलीव दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग बट सीरियस। बेसिकली हम दूसरों को मजाक में बोलते हैं आप बहुत स्नोर करते हो, कराटे मारते हो बहुत सारे, जो स्पेशली जो ओबीस हेवी होते हैं ना, बट जनरली ऑल स्नोरिंग इज नॉट स्लीप एपनिया। ओके, जनरली स्नोरिंग क्यों होगा, आपको ब्रीदिंग सोने के टाइम आपको मसल्स रिलैक्स हो, स्पेशली रेम स्लीप में मसल्स रिलैक्स होने के कारण आपको जनरली एयरवेज जो होता है, जो सांस की जो नलियां तो नैरो होंगे, वो तो नॉर्मल सबको होगा, बट जो ज्यादा ओबीस मोटे होंगे ज्यादा ही नैरो होगा बिकॉज ऑफ एक्सेस फैट अराउंड द नेक, जिसके वजह से स्नोरिंग सुनाई देता है। बट अगर वो ज्यादा सीवियर, जितने ज्यादा सीवियर हो जाए तो बॉडी में ऑक्सीजन अंदर जाना, अंदर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलना, वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ओके, ऐसे अगर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है उसको हम स्लीप एपनिया बोलते हैं। एपनिया यानी कि सांस लेना बंद करना, सो यू डोंट टेक ब्रीदिंग फॉर फ्यू सेकंड्स, एग्जैक्टली प्रॉपर्ली बोलने से 10 सेकंड्स, आप 10 सेकंड्स के लिए आप उस टाइम सांस बिल्कुल भी लोगे नहीं। अच्छा, ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ स्नोरिंग, उसी को हम एपनिया बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम अगर सीवियर हो जाए उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से बोलते हैं। क्या ये जो टाइम ड्यूरेशन है जो आपने बोला 10 सेकंड्स, क्या ये कभी कभी एक्सटेंड होता है 10 सेकंड से? इसको बोलते हैं कि एपनिक इवेंट्स बोलते हैं, एपनिया इवेंट्स। हम इसको डिसीज को डायग्नोस करने के लिए पर हार अब स्लीप में कितना इवेंट्स हो रहा है वो कैलकुलेट करते हैं, ऑकरेंसेस कितने दफा हो रहा है, नंबर ऑफ हार से वो डिवाइड करते हैं, उसे हम इंडेक्स बनाते हैं, एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स करके, उसी से डिसीज डायग्नोस होता है कि एक्चुअल में इनका स्लीप एपनिया है कि नहीं। एक आधा स्लीप एपनिया कुछ लोगों को हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू इंडेक्स वो स्लीप एपनिया डिसीज के में कैटेगरी नहीं होता। अच्छा, तो आपको वो एग्जैक्ट क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, नंबर ऑफ इवेंट्स इतनी होनी चाहिए इतने घंटे में, देन यू बिकम अ पेशेंट फॉर स्लीप एपनिया, देन इट नीड्स सीरियस इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट, बिकॉज स्लीप एपनिया इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। जैसे आप शुगर बीपी है ना, हार्ट अटैक्स स्ट्रोक के लिए, ऐसे स्लीप एपनिया भी इज वन ऑफ द वेरी वेरी सीरियस रिस्क फैक्टर, ये सब चीज। ओके, दैट मीन्स इफ आई मे कंक्लूड दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि अगर जैसे किसी को स्लीप एपनिया ज्यादा हो रहा है, फिर बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, या फिर बहुत ही इरेगुलर या फिर बहुत ही एग्रेसिव स्नोरिंग हो रहा है, प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, कंसल्ट द डॉक्टर। इसमें ना ऐसा नहीं है कि स्नोरिंग वालों को ही स्लीप एपनिया होगा, कुछ लोगों का स्नोरिंग उतना नहीं आएगा, स्पेशली लॉन्ग स्टैंडिंग ओबीस पेशेंट्स, तो उनको स्नोरिंग नहीं आता, उनको इतना ही एक ही सिम्टम है एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, डे टाइम में बहुत टायर्डनेस, फैटीग, खाने के बाद टायर्डनेस, हमेशा नींद आना, बैठे बैठे सोना, वही वाला सिम्टम्स ही आते हैं। स्नोरिंग आना जरूरी नहीं है स्लीप एपनिया होने के लिए। सो डे टाइम एक्सेसिव, स्पेशली मॉर्निंग हेडेक, अर्ली मॉर्निंग अगर हेडेक हो रहा है, कुछ लोगों को सिर्फ बीपी, हाइपरटेंशन अनकंट्रोल होंगे, बंदा लीन भी होगा, उसका एवॉइड करेंगे तो स्लीप एपनिया होगा। तो उसका रीजंस क्या हो सकता है? बिकॉज ओबेसिटी सिर्फ एक कारण है कि वो स्लीप एपनिया के लिए, बट अदर देन ईएनटी प्रॉब्लम्स। अच्छा, और फेस का स्ट्रक्चर, अपने बंदे को फेस, जब हम पैदा होते हैं उसके बाद अपना बॉडी का फेस का स्ट्रक्चर तो बनता है जेनेटिक से,
उसका शेप अकॉर्डिंगली ठीक नहीं है। नेजल कैविटी। हाँ, नेजल कैविटी का शेप, माउथ का, ओरल कैविटी, फेरिंक्स का शेप अगर ठीक नहीं, इसी की वजह से भी आपको स्लीप एपनिया होते हैं। किसी की टंग बड़ा होगा, तो ऐसी चीज काफी है, तो उनमें से ऐसे उसके वजह से भी आपको हो सकता है। ओबीज होना जरूरी नहीं है। अच्छा। सो कुछ लोगों को जब अरिथमियास होता है, अरिथमियास यानी कि आपको समझ में रहे हो ना, हार्ट दिल के धड़कन रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर। तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहले जाएगा, बेहोश हो जाते हैं पेशेंट, वहां जाएंगे, वहां पे पेसमेकर वो सब लगता है, तो उसका कारण ढूंढते ढूंढते पेशेंट को स्लीप एपनिया पता चलता है। बिकॉज स्लीप एपनिया उसी का भी एक रिस्क फैक्टर होता है, अरिथमियास, अच्छा, हाइपरटेंशन, ऐसे ही। ओके ना। अभी सोते वक्त जो हमारा स्लीपिंग पोस्चर्स है, डज इट हेल्प अगर किसी को स्लीप एपनिया हो रहा है या फिर जैसे नेचुरली है नेजल कैविटी या फिर आपने जैसे बोला माउथ कैविटी या टंग के कारण, और उसमें वो कंट्रोल करना चाहे, तो क्या स्लीपिंग पोस्चर्स डज हेल्प? जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि लेफ्ट साइड होके करवट लेके सोए थे वो ज्यादा बेस्ट है रादर देन यू नो स्लीपिंग ऑन योर बैक और राइट साइडेड। सो आप अगर ऐसा कुछ बोल पाए। इसका ना ऐसे जनरल नहीं है कि सबको हम बोलते हैं कि आप लेफ्ट लेटर ले लो, राइट लेटर ले लो। इसका जवाब स्लीप स्टडी में पता चलता है। हर एक इंसान को, जो भी पेशेंट को स्लीप एपनिया है ना, उनको स्लीप स्टडी जब करते हुए हम इसमें ये नोटिस करते हैं कि जो आपको इवेंट जो बता रहा था मैं, स्लीप एपनिक इवेंट और हाइपोपनिक इवेंट से, वो किस पोजीशन में ज्यादा है। कुछ पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में, सुपाइन यानी कि पीठ में लेटने से ज्यादा इवेंट्स आएंगे, कुछ पेशेंट को राइट साइड या कुछ पेशेंट को लेफ्ट साइड, तो वो भी हम नोट करते होते हैं स्लीप स्टडी के दौरान ना। वीडियो ईजी होता है, उसमें डायरेक्ट होता है वो सारी। तो जिस पोजीशन में ज्यादा सिम्टम्स उनको आ रहा है, तो उसको हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं जब ड्यूरिंग स्लीपिंग। ज्यादातर सुपाइन स्लीप में ज्यादा सिम्टम्स आता है इन जनरल। सुपाइन यानी कि सीधा पीठ पे लेट, या क्योंकि उस वैसे पोजीशन में लेटने से आपको टंग जो होता है ना, जीप होता है, वो पीछे चला जाता है, तो उसी के दौरान आपको स्लीपिंग इन सुपाइन पोजीशन में ज्यादातर पेशेंट्स को इवेंट ज्यादा होता है इन जनरल। बट ये, लेकिन ये नहीं बोलते कि सबको ये नहीं एडवाइस कर सकते हैं कि आप लेफ्ट या राइट ले लो। बट वो स्लीप एपनिया टेस्ट में पता चलता है कि हाँ, इनको सुपाइन में बहुत इवेंट्स आ रहा है, वी विल एडवाइस देम। उसके भी अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, तो पीछे टाई करने वाले बॉल टाइप होते हैं डिवाइसेस, वो उसके बेल्ट की तरह होते हैं, उसको पहनने से ना बंदा पीठ में नहीं लेट, क्योंकि सोने के बाद हमें पता नहीं चलता किस पोजीशन में हम सो रहे हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए ऐसे डिवाइसेस होते हैं, वाइब्रेटिंग डिवाइसेस होता है, ऐसे लेटने से पीछे से वाइब्रेशन देगा ताकि ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली हम टर्न कर पाए। और अगर हम ऐसे नॉर्मली हम पिल्लो रखने के लिए बोलते हैं, सुपाइन अवॉइड करना, बट वो स्लीप स्टडी से पता चलता है किस पोजीशन में लेटना है। बट इन जनरल ओवरऑल आप सुपाइन आपको पता ही नहीं है, देन यू कैन अवॉइड सुपाइन। ओके। जैसे कोविड के दौरान भी बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये बोला था इफ यू आर फीलिंग ब्रेथलेसनेस या फिर ऑक्सीजन लेवल लो हो गया हो, तो छाती केबल सो के कुछ एक्सरसाइज वगैरह बहुत सर्कुलेट हुआ था उस टाइम पे। हाँ, वो अलग होता है। वो आपको प्रोन पोजीशन वेंटिलेशन आपको एआरडीएस अलग से निमोनिया उसका इसका उसका कंफ्यूज नहीं करना है। इट इज एआरडीएस में हम बोलते हैं दिस इज मेनली फॉर स्लीप एपनिया, पीठ में लेटना, स्पेशली फॉर ओबीस पेशेंट्स। अगर हम स्लीप स्टडी में डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। और एक चीज हमने जब थोड़ा बहुत सर्वे किया था, तो वहां पर हम लोगों को कहीं पर कुछ सवाल आए थे। अभी व्हेन हेल्थ रिलेटेड कुछ भी सवाल आता है तो इट्स बेटर कि हम लोग किसी भी चीज को हम लोग इग्नोर ना करें। तो ऐसा बहुत बार हमने को ये मिला था कि जैसे आज की डेट में हम लोग आर्टिफिशियल कूलिंग या फिर जिसको हम लोग एसी यूज करना, जैसे अभी हमारे रूम में भी एसीज हैं, ठीक है, तो अभी एसी का यूज करना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शायद आज से 5-10 साल बाद से हर एक घर में आज के डेट में हमारे इस पार्ट ऑफ आसाम में जैसे इन्वर्टर्स आर वेरी कॉमन, तो कुछ टाइम बाद शायद एसीज कॉमन हो जाएंगे क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो एसी का यूज क्या वो ब्रीदिंग में हमारे या फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहीं पर भी या फिर कैसे भी कुछ भी इफेक्ट डालता है या फिर इट्स ओके? एसी रूम्स का दो हम ध्यान रखना। एक तो बेसिकली वंस यू पुट एसी देयर इज नो वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन। हाँ, तो फ्रेश एयर आपको फ्लो जो होता है ना उतना नहीं होता जितना, क्योंकि हमारा जो वेंटिलेशन एसीज आर नॉट म्योरली फॉर वेंटिलेशन, दे आर फॉर कूलिंग। तो उसके वजह से आपको क्रॉस वेंटिलेशन कम होंगे एंड आपको वो भी अंदर इनमेट्स जो होंगे आपको यू कैन हैव हायर चांस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शंस बिकॉज देयर इज नो क्रॉस वेंटिलेशन। तो मेरे उसमें कुछ इन्फेक्शन है। हाँ,
तो Exactly. वो इजीली फिर Yeah, ट्रांसमिट हो तो जाएंगे। भी फ्लू कोल्ड हम्म, that is one thing. Another thing, because of cooling आपको एयर का ह्यूमिडिटी कम हो जाता है. The humidity अच्छा। of the air will be हाँ। low compared to an open air जहाँ पे ट्रॉपिकल में sun, so you'll have high humidity. मतलब ह्यूमिडिटी लो होगा, मतलब इन हाँ। कॉमन लैंग्वेज के एयर ड्राई ज्यादा होगा। एयर ड्राइनेस हो जाता है, वाटर वेपर कम होगा, हाँ। एयर में वाटर वेपर कम होगा तो वो ड्राई हो जाते हैं, हम्म, तो जिसके कारण आपको रेस्पिरेटरी डिसीजेस वर्सन हो सकता है, स्पेशली इन पेशेंट्स हु हैव रेस्पिरेटरी चांसेस बढ़ हाँ, जाएंगे। जैसे एस्थमा पेशेंट्स हैं, सीओपीडी पेशेंट्स हैं, उनके लिए तो कोल्ड ड्राई एयर इज नॉट गुड, विच इज कॉज्ड बाय एसी जनरली। हाँ। सो तभी तो पेशेंट्स बोलते हैं ना कि एसी में बैठने से मुझे नाक बंद हो रहा है, खांसी हो रहा है, वीजिंग हो जाता है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली कोल्ड एंड ड्राई है। सो दीज आर 3 इफेक्ट्स व्हिच लेकिन एसी सर कॉज। गर्मी भी है, गर्मी से बचना हाँ। भी है, तो इट्स बेटर कि जितना कम हो सके। एसी यूज कर सकते हो, एसी फुल ऐसे नहीं बोल सकते हैं एसी अवॉइड करना है, बट लोअर टेम्परेचर्स अवॉइड करना है। अच्छा, एक मॉडरेट टेम्परेचर में तो रहता है। कंफर्टेबल टेम्परेचर इज अराउंड 24 to 27 इज व्हाट एडवाइजेबल, एडवाइजेबल टेम्परेचर। बॉडी के लिए हेल्थी 24 to 27। ओके। 27 बहुत हाई मान रहे हो तो 24 रख सकते हो, उसके नीचे जितने भी आप टेम्परेचर जाओगे देन योर एयर बिकम ड्रायर, देन चांसेस ऑफ योर अंडरलाइंग अगर पेशेंट को एस्थमा सीओपीडी देन वर्सन होने के चांसेस होता है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द क्लोज्ड रूम यू विल गेट वायरल इन्फेक्शंस जो भी हाँ, वो ज्यादा ट्रांसमिट हो गया। ठीक है सर, अभी हमारा टाइम भी थोड़ा सा देखना है, तो इसलिए मैं जस्ट लास्ट एक दो छोटे छोटे सवालों में पूछ लेता हूँ कि एक तो ये है कि जैसे और एक चीज कॉमनली देखा जाता है कि आफ्टर द कोविड-19 का जो पेंडेमिक गया है उसके बाद मास्क पहनना कॉमन चीज हो गया। हाँ, कुछ मामलों में सही भी है, जैसे डस्ट बहुत होते हैं कहीं पर, लेकिन बहुत लोगों को मैंने देखा है कि कॉन्स्टेंटली और रेगुलरली मास्क पहनते रहते हैं। सो इज इट गुड और इट्स ओके, कोई इशू नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता? मास्क जनरल हेल्थी पॉपुलेशन, अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, किसी भी अडल्ट बंदा हेल्दी इंडिविजुअल तो वो उनके लिए आउटसाइड एनवायरनमेंट से देयर इज नो नीड फॉर मास्क। ओके। सो मास्क इन जनरली आर एडवाइजेबल फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स यानी कि डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ और आईसीयू में काम करने वाले जहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड होता है पेशेंट से डॉक्टर या डॉक्टर से पेशेंट, बोथ वे, उनको अवॉइड करने के लिए। एंड फॉर पब्लिक प्लेसेस में पेशेंट्स हु हैव कोमॉर्बिडिटीज like diabetes, kidney patients, dialysis patients, steroid, post transplant patients, immunosuppression वो सब ले रहे हो, और chronic lung disease patients, लंग में ऑलरेडी प्री एक्जिस्टिंग लंग प्रॉब्लम्स हैं जिनके वो सब, तो वो लोग मास्क पहन सकते हैं स्पेशली इन क्राउडेड प्लेसेस टू अवॉइड ट्रांसमिशन ऑफ, और इन सिचुएशन जनरल पब्लिक में भी इफ देयर इज एन एपिडेमिक आउटब्रेक इज देयर, जैसे कोविड आउटब्रेक है, इन दैट सिचुएशन क्राउडेड प्लेसेस में पहन सकते हो। अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल्स, फ्रेश वेल वेंटिलेटेड प्लेसेस, ओपन प्लेसेस, देयर इज नो नीड फॉर मास्क। ओके। सो ओनली फॉर vulnerable population. So because mask, one you need to know how to maintain mask. Mask should be maintained with care. Every 8 hours you have to change a mask. हर 8 घंटे चेंज करना है, वो नहीं करता कोई। वो तो एक ही मास्क पहन लेते, कभी हफ्तों पहनते हैं। उसको हाथ लगा ऊपर, पूरा वायरस उसके ऊपर चिपकाया होता है, बिल्कुल। हाथ वहां लगाएगा, उसके बाद इधर उसके बाद मास्क निकालने के बाद फिर से वही हाथ वहीं जाए, फायदा निकल गया। तो मास्क को चेंज करना, मास्क को क्लीन रखना, दैट इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस। तो अगर उसका नॉलेज नहीं है तो इट्स नॉट एडवाइजेबल फॉर हेल्दी इंडिविजुअल्स टू वियर मास्क, अनलेस आप मास्क ये सब ध्यान रखें और मास्क को फ्रीक्वेंटली चेंज करें, you can do, but if you are going in occupational people तो पहनना पड़ेगा, उनके तो occupational हजार call of their duty कोल में वो काम कर रहे हैं, माइंस में for the safety वो करना that is for them, mask is mandatory। सो सर फाइनल क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अभी हर चीज के लिए हम लोग हेल्दी एनवायरनमेंट या फिर उसको हम लोग स्ट्रेंथन करते हैं, तो हाउ डू वी स्ट्रेंथन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ए वेरी नॉर्मल वे? Actually, 2-3 things. One, smoking. बिल्कुल स्मोकिंग अवॉइड करना है, एंड स्टे इन अ वेल वेंटिलेटेड हाउस। वेल वेंटिलेटेड, ओके। क्रॉस वेंटिलेशन शुड बी मच इम्पोर्टेंट, शुड नॉट बी लाइक ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए घर के अंदर, लाइक लिटिल, so that is more important, and you should have. Okay, thank you. So अभी the last question of this talk,
कि मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे हम लोग अक्सर अपने बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, स्ट्रांग रखने के लिए योगा जिम वगैरह करते हैं, सो अपने हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए आप क्या सजेस्ट? Still important है तो स्मोकिंग अवॉइड करना है. ओके. So no smoking. So even one cigarette and weed both are, and both active smoking and passive. Passive smoking यानी कि हमारे साथ वाला जो नहीं स्मोक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, उसको भी अवॉइड करना है. So that is important. Second, इंडोर एयर पोल्यूशन को अवॉइड करना. इंडोर एयर पोल्यूशन बिकॉज ऑफ आपको मेनली इंडोर कुकिंग ना, गैस के अलावा बाकी चूल्हे से, कोयले से कुकिंग कर रहे हो एंड उससे भी आपको स्मोक निकलता है ना, तो उसको अवॉइड करना है. इंडोर पोल्यूशन अवॉइड करने के लिए दूसरा मेनली आपको क्रॉस वेंटिलेशन, घर में वेंटिलेशन. थर्ड आपको वैक्सीनेशन, अडल्ट वैक्सीनेशन. आपको आपकी एज कैटेगरी, रिस्क कैटेगरी के हिसाब से पल्मोनोलॉजिस्ट कंसल्टेशन लेके कि जो भी वैक्सीनेशन एडवाइस मिले वो सब लेना पड़ेगा. और आपको वॉकिंग करना है डेली, ब्रिस्क एक्सरसाइज यानी कि आपको 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग, ताकि हेवी ब्रीदिंग हो थोड़ा सा. या आपको स्विंग्स अच्छा होना चाहिए, ऐसे लेजी वॉकिंग नहीं होना चाहिए. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. बट मेक श्योर वॉकिंग ज़्यादा ठंडी में नहीं करें, अनपोल्यूटेड रोड्स में नहीं करें. सो दैट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव. डस्ट फ्री, या डस्ट फ्री होनी चाहिए और इतना ठंडी भी नहीं होनी चाहिए. दैट इज इम्पोर्टेंट. मेनली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यू कैन डू. सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बेसिकली योगा इज हेल्पफुल डेफिनेटली. एंड मैं तो हमेशा 2 सिंपल एक्सरसाइज बोलता हूँ फॉर ब्रीदिंग. एक तो आपको जब आप, मैं बोलता हूँ एक लंग्स के लिए हैंड्स, अदर हैंड इन दी अब्डोमेन. जब आप ब्रीदिंग करते हैं, जब सांस अंदर लेते हैं तो पेट का जो खात वो बाहर आना चाहिए, ऐसे पेट फूल आना चाहिए. अच्छा. सांस अंदर लेते हुए नीचे वाला हाथ बाहर आना चाहिए, ऐसे वो वाला ब्रीदिंग, इसको हम अब्डोमिनल ब्रीथिंग बोलते हैं. ओके. अब्डोमिनल ब्रीथिंग हम प्रैक्टिस करना है. और दूसरा हमें कैंडल हम ब्लो करते हैं बर्थडे सेलिब्रेशंस में. हमें इमेजिन करना है कि 30 कैंडल्स हैं हमारे, 33 और एक ही ब्लो में सबको हम ब्लो करना है. तो उसका हम प्रैक्टिस करना है. तो लंबे समय हमें ब्लो करना चाहिए. तो वही वाला. तो ब्रीथ आउट एक्सरसाइज, इनहेलेशन एंड हेवी एक्सरसाइज ब्रीथ इन के लिए और ब्रीथ आउट के लिए. तो सिंपल विदाउट एनी मशीन आपको सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये है. एंड ऑल द मोर इम्पोर्टेंट, कोई भी ब्रीदिंग सिम्टम्स की प्रॉब्लम जो भी आए, डिस्कस किया जो भी किया, डोंट डिले योर सिम्टम्स. डोंट इग्नोर द सिम्टम्स एंड इग्नोर करना. Immediately see a doctor. Yeah, exactly. Thank you so much, doctor, for all the advices, all the suggestions. And I hope हमारे audience को भी बहुत कारगर सिद्ध हुआ होगा ये सारी बातें. और डॉक्टर आर नित्यानंदन जो पोलो चेन्नई से हैं, पोलो हॉस्पिटल चेन्नई से हैं, आज तेजपुर में फर्स्ट टाइम आए हैं और ये तेजपुर में आने वाले टाइम में भी अवेलेबल रहेंगे. काफ़ी टाइम ये आते रहेंगे. अगर हमारे तेजपुर के दर्शक जो सुन रहे हैं उनको भी अगर हमारे डॉक्टर नित्यानंदन से अगर कंसल्टेशन चाहिए होती है तो प्लीज़ जो हमारे तेजपुर में दादोरा बावनसुपुरी में जो अपोलो इंफॉर्मेशन सेंटर है वहाँ पर अगर आप खबर करते हैं या फिर जाके पूछते हैं तो यू कैन गेट एन अपॉइंटमेंट विद नित्यानंदन. सो थैंक यू डॉक्टर, एंड आई होप कि आपने जो भी बोला उससे हमारे दर्शकों को बहुत हेल्प होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.